हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीरज सोनी पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस वीडियो के हमने दो पार्ट करे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने सीखा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। और यहाँ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डेमोक्रेसी। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, एनार्की होती है, और उनमें से ही एक यहाँ पर है डेमोक्रेसी, जो सभी किसी ना किसी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे कि वो डेमोक्रेसी उन सबसे बेस्ट क्यों है। देखिए, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या किसी भी सिस्टम में कमियां होती हैं, वैसे ही डेमोक्रेसी भी एज इट इज आइडल या परफेक्ट तो नहीं है एकदम। इसमें भी कुछ कमियां या लूप होल्स हैं जिनको काम करके हम बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम डेमोक्रेसी की कमियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और खूबियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बढ़िया है या कैसे बेस्ट है। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, और फिर हम आगे जाके उसकी खूबियां भी देखेंगे और देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, कमियां होने के बावजूद भी। तो शुरू करते हैं। व्हाई डेमोक्रेसी का हमारा पहला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो यहां पर पहला पॉइंट है हमारा इनस्टेबिलिटी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में वो है इनस्टेबिलिटी की। आपको सभी को पता है कि हमारे देश में हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब ये इलेक्शन होते हैं, अगर हो सकता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होने पर एक ही लीडर बार बार आता रहे, तब तो वो अपनी लंबी पॉलिसी बना सकता है देश के लिए कोई। पर जनरली लीडर्स बदल जाते हैं, और लीडर्स बदल जाने की वजह से उनकी पॉलिसी बदल जाती है। ये तो हो गया एक जनरल कंसेप्शन। अब हो सकता है कि 5 साल की बजाय जो लीडर है वो 1 या 2 साल में ही हटा दिया जाए। मान लीजिए जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है पार्लियामेंट के ट्रस्ट पे। अगर पार्लियामेंट मेंबर्स का उस लीडर्स पे ट्रस्ट नहीं रहा तो उसको हटना पड़ता है अपने पद से, और दूसरा कोई लीडर आता है। दूसरा लीडर आता है तो उसकी नया आइडियोलॉजी होती है, नए विजन होते हैं देश के लिए। तो ये सब चीजें एक लीडर पर डिपेंड कर रही हैं कि देश कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर अगर बार बार आप एम्स बदलोगे और अपनी पॉलिसीज बदलोगे तो किसी भी पॉलिसी पे अच्छी तरह काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है इनस्टेबिलिटी को लेकर, कि भैया लीडर्स बार बदलते रहते हैं, तो जिस वजह से पॉलिसी बार बदलती रहती है और देश में ग्रोथ की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है देयर इज अ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। देखिए भैया, यहाँ पर मोरालिटी का कोई मामला नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी में अगर आपको पावर में आना है तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन को ही जीतना पड़ेगा, इलेक्शन कॉम्पिटिशन में ही भाग लेना पड़ेगा, और वहां जो जीतेगा वही क्या होगा भैया, हमारा लीडर बनेगा या कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इलेक्शन का मामला है सारा। आप चाहे कितने भी अच्छे लीडर हो, आप चाहे देश के लिए कितना ही बेहतर करना चाहते हो, पर अगर आप इलेक्शन नहीं जीत पाए तो आपको पावर में नहीं आने दिया जाएगा, और यहाँ पर राजा या फिर प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसने इलेक्शन जीते हैं। तो यहाँ मॉरलिटी का कोई मामला नहीं है। थर्ड पॉइंट है many people have to consultate in a democracy which leads to unnecessary delay। मतलब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जनरली हमारी कौन आती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है। अब ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में लगभग 60 to 70 मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम मिनिस्टर कहते हैं, और यहीं से निकलती है हमारी कैबिनेट जिसमें 10 से 15 मेंबर होते हैं। अब ये सभी लोग जनरली एक डिसीजन को लेने में इन्वॉल्व होते हैं। देश के बड़े डिसीजंस ये लोग मिलकर लेते हैं, और अगर देश में कोई लॉ पास कराना है, यहां तो ये हो गई डिसीजन की बात। वहीं अगर लॉ की बात करूं मैं, कि अगर देश में कोई लॉ पास कराना है तो वहां पर पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स के साथ डिस्कशन होता है भैया, जब जाकर किसी डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। और जब ये इनमें से 50% लोग एग्री करते हैं तब जाकर कोई जनरल लॉ पास हो पाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी डिसीजन को लेने में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं।
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने की वजह से जो हमारे डिसीजन के अंदर डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो यहाँ पर अननेसेसरी डिले होता है कई बार, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और है यहाँ पर कमी की, वो ये है कि यहाँ पर जिनको आप इलेक्ट कर रहे हैं ना, वो किसी भी रीजन में हो सकता है कि जिस क्षेत्र में वो आए हैं उस क्षेत्र में उनकी स्पेशलाइजेशन ना हो। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं कई बार, या फिर उन्होंने बहुत कम एजुकेशन ली हुई होती है, और उन्हीं को आप लीडर बना देते हैं, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी उनकी गड़बड़ा जाती है। तो इस वजह से वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाने की वजह से कहीं ना कहीं देश के अंदर ही उसका घाटा उठाना पड़ता है हमें। मतलब यहाँ पर आपको बैड डिसीजंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उस चीज के अंदर इतने कैपेबल है नहीं, पर जनता ने उन्हें क्योंकि चुन लिया है, तो अब वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कभी ना कभी डेमोक्रेसी में हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी डिसीजंस है ना, उनकी कमी रह जाती है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कम पढ़े लिखे होने की वजह से कहीं ना कहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मोस्टली ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कम पढ़े लिखे लीडर्स आ जाते हैं, या फिर उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जितना एक लीडर में होनी चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, बैड डिसीजंस का सामना करना पड़ता है जनता को। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भैया लीड्स करप्शन, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन। देखिए इलेक्शन सभी को पता है कि एक डेमोक्रेसी में नेसेसरी है, और इलेक्शन को आपको पता है जीतने के अंदर बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मनी और बहुत सारी मसल पावर लगती है, मतलब तो इन सभी को होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं जो लीडर्स होते हैं वो करप्शन का सहारा लेते हैं, मतलब रिश्वत लेना, ठीक है, और पावर में आने के लिए अपने 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 मनी रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में क्या आ जाते हैं, करप्शन आ जाता है। तो ये आपके 5 पॉइंट है जो डेमोक्रेसी में अभी अगेंस्ट में हमने देखे हैं। इनस्टेबिलिटी, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, अननेसेसरी डिले, बैड डिसीजंस, और इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से करप्शन का आ जाना, ठीक है। अब 6th पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। बेसिकली क्या होता है, हम जब इलेक्शन में किसी लीडर को चुनते हैं तो हमें बेसिकली आदत हो ना, बहुत सारे लोगों को है ना आइडिया ही नहीं होता है कि मतलब डेमोक्रेसी क्या है, यही नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो और डेमोक्रेसी नहीं पता होने की वजह से, और लीडर्स किस तरह काम कर रहे हैं, जनरली क्या होता है, आप वोट डालने जाते हैं तो आप लीडर को ना देख के पार्टी को देखते हैं कि भाई ये तो बीजेपी से तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर लोगों की भी अनअवेयरनेस कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है। एक्चुअली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है ना, तो लोगों को एजुकेट करना होगा। अगर लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो अपना अच्छा बुरा जान ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में क्या रहती है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना वो जानते ही नहीं है कि यार किसको चुना जाए, वो बस एक तुक्का मार के जाते हैं कि चलो ये लीडर दिख रहा है, ये अच्छे वादे कर रहा था, उसको चुन लेते हैं। हम उसकी हिस्ट्री या फिर उसका कोई क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड या उसने किस तरह से काम किया प्रीवियस ईयर में, हमको डिस्कशन ही नहीं करते हैं। हम बस पार्टी को देखते हैं, चलो तो बीजेपी से खड़ा है, ये तो कांग्रेस से खड़ा है, हम पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम पॉलिटिकल लीडर को तो रिकॉग्नाइज करना भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है अनअवेयरनेस की। तो लोग अपना अच्छा बुरा जानते नहीं और किसी को भी चुन लेते हैं, तो फिर बाद में उनके रिजल्ट उनको 5 साल तक भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। आपको मैंने अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया कि जनरली क्या होता है, लीडर्स बदलते रहते हैं, और लीडर्स बदलने की वजह से क्या होता है भैया, कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट एफिशिएंसी नहीं आ पाती, या फिर मतलब कोई इफेक्टिव पॉलिसी नहीं बन पाती, और कोई लॉन्ग टर्म में चेंज लाना होना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है, लॉन्ग टर्म गोल लेके चल पाना और उसके अंदर बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं है, होता ही नहीं है, होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट हर 5 साल में 3 साल में बदल जाती है, और जिस वजह से फिर सब लीडर नए आते हैं, वो पॉलिसी नहीं ले आते हैं, और फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड नहीं हो पाते, शॉर्ट टर्म में ही काम हो पाता है जो भी हो पाता है, जो कि अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीजंस बट दिस डज नॉट गारंटी देयर डिसीजन विल गुड। देखिए भैया एक बात तो फिक्स है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी क्या बोलती है, डेमोक्रेसी ये बोलती है कि डिसीजन तो कौन लेगी, जनता ही लेगी, पर डिसीजन अच्छे होंगे या बुरे होंगे इसकी जिम्मेदारी भी किस पर है, जनता पर ही है। तो यहाँ पर ये बात अच्छी है कि आप खुद के डिसीजन तो खुद ले सकते हैं कम से कम। बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो क्या है भैया, आप डिसीजन भी नहीं ले सकते खुद के, वहां पर तो डिसीजन राजा ही लेगा, अच्छा है बुरा है, मोनार्की में तो ऐसा ही होता है। पर
डेमोक्रेसी में यहाँ एक बात फिक्स है कि भैया डिसीजन कौन लेंगे, जनता ही लेगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। बस यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर वो बुरे हुए तो भी आप ही को झेलना पड़ेगा, तो इसमें कोई स्कोप नहीं बचता फिर बाद में। द अबव मेंशन्ड आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी में नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने इतनी सारी कमियां देखी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेसी क्या है, हमारी आइडियल फॉर्म तो नहीं है, मतलब आदर्श जो हम मानते हैं कि भैया सबसे बेस्ट होती है डेमोक्रेसी, तो वो बेस्ट तो हम नहीं कह सकते डेमोक्रेसी को, कुछ कमियां तो इसमें हैं। और अब इतनी सारी कमियां देखनी है तो थोड़ा सा खूबियों की तरफ भी बढ़ ही लेते हैं एक बार। अब तो यहाँ पर हम अब थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखते हैं कि भैया अच्छी बातें क्या हैं, क्यों हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि खराबियां क्या हैं, अब खराबियां देखने के बाद बैलेंस बनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा इधर की तरफ भी आना पड़ेगा ना कि अच्छी बातें क्या हैं। तो अच्छी बातें क्या हैं भैया, अच्छी बातें ये हैं, गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर बात देखिए, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पीपल, मतलब यहाँ लोगों की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो 1958 के अंदर चाइना के अंदर क्या आए थे, चाइना के अंदर फेमाइन्स पड़ा और वहां पर 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। और सेम चीज इंडिया में भी हुई, मतलब उसी टाइम पर फेमाइन कहाँ आया, इंडिया में भी आया, पर इंडिया में इतने सारे लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि इंडिया में क्या थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग काम करती है। क्यों, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती है, तो गवर्नमेंट के पास जनता के पास क्या होती है, हर 5 साल में चॉइस रहती है कि यार अगर इसने अच्छा काम नहीं किया ना इस टाइम पर, तो अगले साल किसी और को चुन लेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल क्या करती है भैया, काम करती है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जरूरत जनता को जैसी होगी गवर्नमेंट को ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल कैसे है भैया, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। जैसे जो भी हमारी कैबिनेट मतलब हमारे मिनिस्टर्स, जिन कैबिनेट का लीडर कौन होता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जो भी काम करती है उसका जवाब उसको पार्लियामेंट में देना होता है। ये डेमोक्रेसी में एक सिस्टम चलता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है। और पार्लियामेंट में कौन बैठता है, जनता के प्रतिनिधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, जिनको हमने चुना है। तो जनरली पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट ने जो भी किया उसको उसका जवाब देना होता है। तो यहां पर सीधी सी बात क्या हो गई है कि भैया कोई भी आप काम ऐसे नहीं कि कर दिया तो कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी आपको। वहीं पर अगर मोनार्की की बात करूं, डिक्टेटरशिप की बात करूं, तो राजा से कोई नहीं पूछता कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, या एक डिक्टेटर, एक तानाशाह से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने जो किया ये क्यों किया। तो यहां पर डेमोक्रेसी में क्या मिलती है आपको, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन डिस्कशन विच रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग हैस्टी एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। देखिए अभी आपने ना नेगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पर डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। देखिए डिसीजन लेने में टाइम तो लग रहा है, पर क्या ये हमेशा हमेशा हमारे लिए बुरा ही होगा, नहीं। देखिए डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है वो तो देख ली बात, पर अब टाइम क्यों लग रहा है वो भी तो समझिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी लॉ बन रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर 545 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इतने लोग जो कि जिनको जनता ने चुना है, इतने लोग किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर नेगेटिव चांसेस को पूरी तरह हटा दिया जाएगा, या लगभग 99% तो वो हट ही जाएंगे। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो प्योरली जनता के द्वारा एक्सेप्टेड होगा और उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होने के ना के बराबर चांस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों को जनता ने चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ऑलरेडी उस पर खूब डिस्कशन किया है। डिसीजन लेने में जल्दीबाजी ना कर सोच विचार करके डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है यहाँ पर, बहुत अच्छी हो जाती है। टाइम जरूर लगता है पर चीजें जो रिजल्ट आता है ना वो बेस्ट होता है और उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होने के ना के बराबर चांस होते हैं, क्योंकि उस पर पहले ही बहुत डिस्कशन हो चुका है और पहले ही बहुत डिबेट हो चुकी होती है। तो बाद में तो फिर मामला बेहतर ही चलता है उसके ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए भैया, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। डेमोक्रेसी क्या करती है, हमें प्रोवाइड कराती है एक सिस्टम जहां पर हम डाइवर्सिटी से डील कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि हम एक प्योर सच्ची डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो यहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का कहीं ना कहीं क्या करती है, सोशल ग्रुप्स को लीड करती है। जैसे बीजेपी जनरली हिंदुओं को टारगेट करती है कि यार वो हिंदुओं को लिए पार्टी है, वैसे ही जैसे जो बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है वो बंगालियों को लीड करती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब थोड़े उस वाले रीजन को लीड करती है। तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को लीड कर रही है। तो डाइवर्सिटी होने की वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज में भी डाइवर्सिटीज मिलती हैं, और जिसको डेमोक्रेसी एक्सेप्ट भी करती है। तो यहाँ पर सबको पावर में आने का मौका मिलता है, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, हमारे जो डिफरेंसेस है ना हमारे समाज के अंदर अलग अलग है, वो अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो इन सब का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है डेमोक्रेसी में, जिस वजह से क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है। ओनली ए डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव वन अनदर पीसफुली। सिर्फ एक डेमोक्रेसी ही ऐसा सिस्टम माना गया है जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद लोग मिलजुल कर पीसफुली रह सकते हैं। जैसे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत डाइवर्सिटी है, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखे तो भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कास्ट हिंदुज्म में इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। तो इतना कुछ डाइवर्स होने की वजह से फिर भी लोग मिलजुल कर रह पाने, ये अपने आप में एक चुनौती है, और इसको डेमोक्रेसी ने मेंटेन कर रखा है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी और खास बात है। यहाँ पर डेमोक्रेसी एनहांस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए भैया, डिग्निटी क्या होती है पहले समझिए। डिग्निटी का मतलब होता है कि भैया आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आप खुद की नजरों में कितने स्वाभिमान से देख पा रहे हो, या खुद को कितना एम्पावर महसूस कर रहे हो। ये कब होगा, जब आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे। अगर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको पूरी आजादी है, तो आप क्या करोगे, आप डिग्निफाई महसूस करोगे अपने आप में। आपको लगेगा कि मेरा जीवन क्या है, गरिमापूर्ण है, मतलब मैं मेरे डिसीजंस खुद लेता हूं। तो आप क्या करोगे, एम्पावर महसूस करोगे ना। तो यही जो फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराती है किसको, सिटीजन्स को। कैसे प्रोवाइड कराती है कि भैया आप अपना लीडर चुन सकते हो, आप चाहो तो इलेक्शन में लड़ भी सकते हो, आप डेमोक्रेसी में कोई भी बात हो उसको पब्लिश कर सकते हो, रिटर्न आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको राइट टू इक्वालिटी है। ऐसे राइट्स डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती है और सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करती है। तो डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। अब यहाँ पर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी को राइट टू वोट है, सभी को राइट टू इक्वालिटी है, सभी को राइट टू स्पीच है। तो ये सारी बातें प्रोवाइड कराती है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी। इसी वजह से डेमोक्रेसी में एक और अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पे काम करती है। मतलब चाहे कैसा भी, मतलब वो आर्थिक रूप से कैसा भी हो, सामाजिक रूप से कैसा भी हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा कहां पर, डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट ओन मिस्टेक्स। और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आपको पता है। तो आपने पुराने समय अगर किसी गलत को चुन लिया है ना, तो आपको अगले साल फिर मौका मिलेगा कि अपनी गलतियां सुधार लेना, और जिस भी गलत लीडर को आपने चुना है उसको आप मत चुनना अगली बार, और अपनी गलतियां सुधार लेना। तो डेमोक्रेसी क्या देती है, फाइनली हमें करेक्ट आर ऑन मिस्टेक, हमें हमारी गलती सुधारने का मौका ही मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। इन अ डेमोक्रेसी आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज। या तो डेमोक्रेसी में रूलर्स को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे, या फिर आप रूलर को ही बदल दोगे। तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास चॉइस तो रहती है ना कि भैया अगर अच्छा काम नहीं करा ना तो बदल देंगे आपको, अगली बार नहीं आओगे फिर आप। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रूलर्स को चेंज करने का भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है, बजाय दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में अगर कोई एक बार आ गया तो आ गया, फिर वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक रहेगा, और क्या पता वो क्या क्या चेंजेस कर देगा जब तक। सिमिलरली वहीं पे
एक मोनार्की में भी राजा है तो राजा ही है, फिर कोई आपको ऐसे नहीं है उसके उसके मरने के बाद ही कुछ पॉसिबिलिटी है कि कोई आएगा या फिर उससे लड़ मर के ही आपको चेंज करना पड़ेगा उसको, नहीं तो क्या होता है, राजा है तो राजा ही रहेगा फिर। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग बट इज क्लियरली बेटर। देखो हमें है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी चीज क्या होती है, परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। पर ये है कि हाँ, कम से कम उसमें ये तो होना चाहिए ना कि परफेक्ट बनाने के उसके अंदर लूप, वो दरवाजे तो खुले हुए हैं कि हाँ इसमें हम कर सकते हैं। जैसे आपने अगर किसी गलत लीडर को चुना तो डेमोक्रेसी कम से कम हमें ये तो बोलती है ना कि अगली साल भैया मौका मिलेगा तो फिर आप उसको सुधार लेना मिस्टेक को। तो कम से कम एक होता है ना कि रास्ता तो है, यहाँ पर कमियां हैं पर उन कमियों को सुधारने का रास्ता भी हमारी डेमोक्रेसी खुद ही दे देती है। तो बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें शायद वो नहीं मिलता हमें। तो डेमोक्रेसी इसलिए क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई है। ठीक है, तो ये हमारा वाई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है आपका ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी स्टॉप कर दे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। देखिए डेमोक्रेसी का अगर मैं आपको सीधा सीधा मतलब बताऊं तो ये है कि किसी भी डिसीजन में, अगर मैं क्लासरूम की बात करूं और इस क्लासरूम में मान लीजिए आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इन 50 स्टूडेंट्स से टीचर ने पूछा कि भाई आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 या चैप्टर 3। अब टीचर अगर इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की बात मानकर या उन सभी को उस डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहा है तो वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है। और अगर वहां पे अगर वो किन्हीं 10 बच्चों की बात मान रहा है या सिर्फ 20 बच्चों की डिसीजंस को ही उसमें इंक्लूड कर रहा है तो वो एक नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि डेमोक्रेसी में जनरली तो ये होता है कि भाई हर किसी को किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व करना। लोकतंत्र मतलब पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं वो सभी उस डिसीजन में इन्वॉल्व हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी है पर यहाँ पर हर पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन मेकिंग में, और ये पॉसिबल भी नहीं है। देश की पॉपुलेशन आज 145 करोड़ के आसपास है। 145 करोड़ लोग अगर किसी डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे ना तो उस डिसीजन को लेने में अपने आप में बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और लिया ही नहीं जाएगा, उसको पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वो। तो इसीलिए हम यहां पर किसका यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यूज करते हैं भैया। किसका यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तभी तो हमारे पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं जिनको 145 करोड़ लोग चुनकर भेजते हैं। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, पॉपुलेशन जितनी भी होगी वो उतने लोग कहीं ना कहीं उन मेंबर को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। और ये 545 मेंबर इन 145 करोड़ पीपल्स की तरफ से डिसीजन लेते हैं। जैसे क्लास के अंदर मान लीजिए आपने एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया और ये मॉनिटर जो भी बोलेगा प्रिंसिपल को वो आपका डिसीजन माना जाएगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं यहां पर और वो बहुत सारे लोगों की तरफ से डिसीजन ले रहा है। तो डिसीजन लेना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पर जनरली यहाँ पर जो वो 145 करोड़ लोग हैं वो भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर कैसे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहां पर जो हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं वो कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बात समझ में आई। इन दिस मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर सिस्टम चलता है ना देश के अंदर, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर, वो क्या चलता है, जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला चलता है। दिस बिकम नेसेसरी, ये जरूरी है। क्यों भाई, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर। आज की डेमोक्रेसी में आपको पता है कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इतने सारे लोगों को पहली बात तो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि भैया उन सबको इन्वॉल्व कर लेना, कि 145 करोड़ लोगों से क्या एक साथ आप बात कैसे करोगे, एक साथ कनेक्ट होना ही मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकली कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है और साथ ही साथ उनको एक साथ बिठाना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो फिजिकल प्रॉब्लम है कि भैया एक साथ लोगों को बिठाया नहीं जा सकता, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिटीजन्स को एक साथ नहीं बिठाकर उनके रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ बिठाते हैं।
द सिटीजन डज नॉट हैव टू टाइम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो फिजिकली इम्पॉसिबल, और दूसरी बात हम अगर मान लो हमने कोई सिस्टम बना भी दिया जिसमें पूरे लोग एक साथ कनेक्ट हो भी पाए, तो उन सब लोगों के पास डिसीजन लेने की बराबर कैपेबिलिटीज नहीं होगी, कईयों के पास टाइम नहीं होगा, कुछ के पास स्किल नहीं होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम रहती है कि भाई टाइम की प्रॉब्लम रहती है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास उतनी कि हर सारे ही डिसीजन ले पाए, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन मैंने आपको समझाई दिया कि डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या होता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन वही कि जहां पर चाहे उसके इन्वॉल्व होने से डिसीजन पे कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर फिर भी उसको डिसीजन में इन्वॉल्व करना, या फिर कोई कितना ही इनकैपेबल हो पर उसको उस डिसीजन में इन्वॉल्व करना, इसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन। मेकिंग ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑल दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। ठीक है, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना जिससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सभी को इन्वॉल्व करना क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द रोल इन द टेकिंग ऑफ डिसीजन। अब चाहे आपका जो बंदा हो वो पावरफुल हो या फिर नॉन पावरफुल हो, सभी को क्या होता है, डिसीजन में इन्वॉल्व करना होता है। इसे क्या बोलते हैं, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन बोलते हैं। दिस कैन अप्लाई अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो आपका डेमोक्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज घर में सब्जी बनने वाली है, मम्मी ने ऑप्शन दिए 4 कि भैया पनीर की सब्जी खाओगे, दाल खाओगे या फिर मटर पनीर खाओगे। तो अगर इसमें सिर्फ मम्मी पापा से पूछ रही है तो ये एक अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है। वहीं मम्मी घर में जितने मेंबर हैं उन सबसे अगर इस बात को कंसल्ट कर रही है और सबकी राय लेके एक मिलजुल कर एक डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है। वहीं पर अगर मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि अगर जो क्लास टीचर है वो किसी डिसीजन को लेने में सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो एक अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है। वहीं पर अगर पूरी क्लास इन्वॉल्व है और हर बच्चे को ओपिनियन अगर मैटर करता है, तो वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है। तो हम हमारी लाइफ में भी क्या है, डेमोक्रेसी को परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ घरों में होता है ना कि डिक्टेटरशिप का माहौल रहता है कि भैया पापा ने जो बोल दिया वही होगा, दूसरी बात कोई नहीं मानी जाएगी, तो वो डिक्टेटरशिप वाला माहौल है। तो आप सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो डेमोक्रेसी या पॉलिटी है ना, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है सभी को इन्वॉल्व करना किसी भी डिसीजन में। सिर्फ अकेले एक पर्सन का इन्वॉल्व हो जाना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, या कुछ लोगों का इन्वॉल्व हो जाना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल। क्या है डेमोक्रेसी? एक प्रिंसिपल है दैट कैन अप्लाई एनी स्फीयर ऑफ लाइफ और कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ये आप अपने जीवन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो और ये किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकता है आपको। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो मैंने बताया ना आपको वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, चाहे वो एबल हो डिसीजन लेने में या फिर नहीं हो, या फिर वो उसके मतलब कंट्रीब्यूट करने से कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, फिर भी उसको इन्वॉल्व करना। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कम समझदार हो, तो भी उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना ही क्या है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन बन पाता है, या फिर एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये। एवरी सिटीजन नीड्स टू इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हर सिटीजन को क्या होना चाहिए, इक्वल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। इन सभी के बाद क्या होता है भैया, आप डेमोक्रेसी को अच्छा बना पाओगे जब क्या मिलेगा, सबको क्या मिलेगा, इक्वल इंफॉर्मेशन मिलेगी। कि भैया आपको बोला कि इस पर डिसीजन लेना और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी पॉसिबल कैसे हो पाएगी। तो डेमोक्रेसी को पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए, तभी जाके आप डेमोक्रेटिक डिसीजन ले पाते हो। एवरी डेमोक्रेसी हैज ट्राइड टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। एवरी डेमोक्रेसी रिक्वायर कॉन्स्टेंट एफर्ट सेव टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। देखो वही वाली बात यहाँ पे जो लिख रखा है आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, एनार्की हो, कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, आपको उसको अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई भी चीज परफेक्ट रहती नहीं, उसको परफेक्ट बनाए रखना पड़ता है, उसमें कमियां आती रहेंगी, आपको सुधार करते रहने पड़ेंगे। जैसे एक पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर अननेसेसरीज पत्ते शाखें उगती रहती है, आपको उनको काटते रहना है और उसको उसकी परफेक्ट शेप को मेंटेन करके रखना है। सिमिलरली डेमोक्रेसी भी यही बोलती है कि
इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आए या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आएंगी तो उनको आपको एफर्ट लगा के उनको हटाना पड़ेगा और बेटर चीज़ों की तरफ उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है कि हमने देख लिया है कि वाई डेमोक्रेसी, उसके अंदर हमने अगेंस्ट में और फॉर में उसके पॉइंट्स देखे। यहाँ पर हमने ब्रॉडर मीनिंग समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या एक प्रिंसिपल है जनरल, जहाँ हम इसको लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसको बेहतर बना सकते हैं हम बेसिक एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर हर किसी को। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।